नमस्कार दोस्तों। जब भी पैसे की बात आती है तो दुनिया हमें सिखाती है कि यह आंकड़ों, चार्ट्स और फॉर्मूले का खेल है। हमें लगता है कि जो इंसान गणित में जितना तेज होगा वो उतना ही अमीर बनेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े जीनियस और वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स कंगाल हो गए, जबकि एक साधारण सा दिखने वाला इंसान करोड़ों की वसीयत छोड़ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसे का संबंध इस बात से नहीं होता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात से है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। इसी को लेखक मॉर्गन हॉसले द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। आज के इस 30 मिनट के मुकम्मल लेक्चर में हम इस किताब के सभी 16 महत्वपूर्ण भागों को इतनी गहराई और सटीकता से समझेंगे कि आज के बाद पैसों को लेकर आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा। अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि यह लाइफ चेंजिंग सफ़र होने वाला है शुरू। हमारा पहला अध्याय सिखाता है कि दुनिया में कोई भी इंसान पैसों को लेकर पागल नहीं है। हमें लग सकता है कि कोई व्यक्ति लॉटरी पर पैसे बर्बाद कर रहा है या कोई शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो वो बेवकूफ़ है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हर इंसान का फैसला उसकी ज़िंदगी के अनुभवों पर निर्भर करता है। अगर कोई इंसान 1930 की महामंदी में पला बड़ा है तो वो जिंदगी भर शेयर मार्केट से डरेगा, चाहे उसे कितनी भी आंकड़े दिखाई जाएं। वहीं जिसने 90 के दशक के आईटी बूम को देखा है वो रिस्क लेने को ही समझदारी मानेगा। आपका जन्म कब हुआ, किस देश में हुआ और आपने अपने माता पिता को पैसों को लेकर कैसे व्यवहार करते देखा, यही आपकी मनी साइकोलॉजी तय करता है। इसलिए दूसरों के फैसले को जज करना बंद कीजिए, क्योंकि अपनी परिस्थितियों में हर कोई सही है। दूसरा सिद्धांत यह है कि भाग्य और जोखिम ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अक्सर किसी की सफलता को देखकर कहते हैं कि उसने बहुत मेहनत की और किसी की विफलता पर कहते हैं कि वो आलसी था, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि दुनिया इतनी जटिल है कि 100% परिणाम कभी भी आपकी अकेले की मेहनत से तय नहीं होते। यहाँ लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में थे तब दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा स्कूल था जिसके पास कंप्यूटर खरीदने के पैसे और विजन थे। बिल गेट्स का उस स्कूल में होना एक भाग्य था, लेकिन उसी स्कूल में उनका एक दोस्त था, केंट एवास, जो बिल गेट्स जितना ही जीनियस था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वह जोखिम था। सफलता में भाग्य और विफलता में जोखिम को पहचानना ही सच्ची समझदारी है। तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण है, नेवर इनफ। लेखक यहाँ दो बेहद अमीर व्यक्तियों, रजत गुप्ता और बर्नार्ड मैडाफ का उदाहरण देते हैं। इनके पास इतना पैसा था कि ये जो चाहे खरीद सकते थे, लेकिन इनके पास एक चीज नहीं थी, इनफ की भावना। और ज्यादा पैसा कमाने और दुनिया में अपना रुतबा बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने इनसाइड ट्रेनिंग और पोंजी स्कीम जैसे अपराध किए। नतीजा, मान सम्मान भी गया और जेल भी जाना पड़ा। जीवन की सबसे कठिन वित्तीय कला है अपनी गोलपोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना। यदि आपकी आय के साथ आपकी इच्छाएं भी बढ़ती रहेंगी तो आप हमेशा एक अदृश्य पिंजरे में बंद रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके और आपके परिवार के लिए कितना पैसा काफ़ी है। चौथा भाग, कंपाउंडिंग का जादू। हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सफलता का असली राज क्या है? वो कोई जादुई स्टॉक पिकिंग नहीं है, बल्कि वो है समय। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया था। आज उनकी कुल संपत्ति का 90% से ज़्यादा हिस्सा उन्हें तब मिला जब वो 65 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। हमारा दिमाग कंपाउंडिंग और सीधे तौर पर नहीं समझ पाता।
यह रेखिक नहीं होती। शुरुआत में रिटर्न बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन अगर आप दशकों तक इसे बिना छेड़े छोड़ दें तो यह एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। निवेश में सबसे बड़ी ताकत सबसे अच्छा रिटर्न खोजना नहीं, बल्कि निरंतर बने रहना है। पांचवा भाग एक बहुत बड़ा सत्य उजागर करता है, अमीर बनना और अमीर बने रहना। पांचवा भाग एक बहुत बड़ा सत्य उजागर करता है, अमीर बनना और अमीर बने रहना दो बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए आपको साहसी होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है और आशावादी होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको डर और विनम्रता की ज़रूरत होती है। आपको यह मानना होगा कि आपका पैसा किसी भी दिन जा सकता है। इसके लिए आपको अंदर एक सर्वाइवल माइंडसेट होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए, यानी अगर मार्केट आपकी उम्मीद से आधा रिटर्न भी दे तो अभी आपका गुजारा हो सके। अपनी पूरी संपत्ति को भी दांव पर मत लगाइए। छठा भाग है टेल्स यू विन। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस और निवेश में बहुत छोटी और गिने चुने घटनाएं ही सबसे बड़ा परिणाम तय करती हैं। आप अपने अधिकांश फैसलों में औसत या गलत हो सकते हैं, फिर भी आप भारी मुनाफा कमा सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का उदाहरण लीजिए। वे 50 कंपनियों में निवेश करते हैं, उनमें से 40 कंपनियां डूब जाती हैं, 5 औसत चलती हैं और केवल 1 या 2 कंपनियां जैसे गूगल या फेसबुक इतनी विशाल बन जाती हैं कि वो पिछले सारे नुकसान को मुनाफे में बदल देती हैं। स्टॉक मार्केट भी यही होता है। आपका पूरा पोर्टफोलियो केवल 2 या 3 बेहतरीन स्टॉक्स के दम पर आगे बढ़ता है। इसलिए हर फैसले के सही होने की जिद छोड़िए, बस जब आप सही हो तो उसे लंबा टिकने दीजिए। सातवां भाग पैसे के असली मकसद को समझाता है, स्वतंत्रता। लेखक पूछते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड क्या है? एक आलीशान बंगला या स्पोर्ट्स कार नहीं। पैसे का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप अपनी मर्जी से अपने मनपसंद लोगों के साथ जितने समय के लिए चाहें काम कर सकते हैं। दुनिया के सबसे महंगे गद्दे पर भी आपको नींद नहीं आएगी यदि आपको सुबह उठकर एक ऐसी नौकरी पर जाना है जिससे आप नफरत करते हैं। पैसा आपको चीजें खरीदने की ताकत बाद में देता है, पहले वह आपको अपनी जिंदगी का मालिक बनाता है। आठवां भाग हमारे समाज के दिखावे की धज्जियां उड़ाता है। इसे लेखक कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को सड़क पर एक करोड़ों की कार चलाते देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप कभी यह नहीं सोचते कि वाह, उस कार को चलाने वाला इंसान कितना महान है, बल्कि आप यह सोचते हैं कि अगर मेरे पास यह कार होती तो लोग मुझे कितना अमीर और कूल समझते। यही सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी उस कार के मालिक को नोटिस नहीं कर रहा होता, सब सिर्फ कार को देखकर खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं। इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी चीज़ें खरीदना बंद कीजिए, क्योंकि लोग आपकी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, आपसे नहीं। नौवां भाग इस पूरी किताब का कोर मैसेज है, धन संपत्ति की बचत करो। लोग अक्सर सोचते हैं कि बचत करने के लिए किसी बड़े लक्ष्य का होना जरूरी है, जैसे घर खरीदना या बच्चों की पढ़ाई। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको बिना किसी वजह के भी बचत करनी चाहिए। बचत का सीधा सा फॉर्मूला है आपकी आय माइनस आपका अहंकार। जब आप अपनी ज़रूरत को अपनी इच्छाओं से अलग कर लेते हैं तो बचत अपने आप होने लगती है। यह बचत आपको भविष्य के उस अनिश्चित वक्त में मदद करेगी जिसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बचत आपके लिए वो विकल्प खरीदती है जो संकट के समय आपको दूसरों के आगे झुकने नहीं देता। 10वां भाग वित्तीय फैसलों को लेने की प्रैक्टिकल गाइड। एकेडमिक किताबों से सिखाया जाता है कि आपको पूरी तरह से रेशनल यानी गणितीय रूप में एकदम सटीक होना चाहिए, लेकिन इंसानी स्वभाव भावनाओं से चलता है। इसलिए आपको रीजनेबल होना चाहिए। उदाहरण के लिए
गणितीय रूप में होम लोन को ना चुकाना और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाना सही हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिटर्न देता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से यदि आप अपना होम लोन चुका देंगे तो आपको रात को बिना किसी तनाव के चैन की नींद आती है, तो वही फैसला आपके लिए सबसे बेस्ट है। निवेश का वो तरीका चुनिए जो आपको मानसिक शांति दे, ना कि वो जो सिर्फ एक्सेल सीट पर अच्छा दिखता है। 11वां भाग हमें इतिहास और भविष्य के रिश्ते के बारे में सचेत करता है। हम अक्सर भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इतिहास के डेटा को देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि इतिहास उन घटनाओं का रिकॉर्ड है जो पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए इतिहास को देखकर भविष्य की भविष्यवाणी करना खतरनाक हो सकता है। 2020 का कोरोना वायरस संकट या 2008 की मंदी, यह ऐसी घटनाएं थी जो किसी भी पिछले डेटा चार्ट में नहीं थी। ब्लैक सॉन इवेंट कहा जाता है। वित्तीय दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम वो नहीं है जो आपको पता है कि आ सकता है, बल्कि सबसे बड़ा जोखिम वो है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। इसलिए हमेशा अनपेक्षित के लिए तैयार रहें। 12वां भाग पिछले भाग का समाधान है, रूम फॉर एरर। इसे ही निवेश की भाषा में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। जब कोई इंजीनियर पुल बनाता है तो वो उसकी क्षमता उससे कई गुना ज्यादा रखता है। जितना वजन उस पर रोज गुजरने वाला है, वो ऐसा गलती की गुंजाइश के लिए करता है। आपके पास भी आपके फाइनेंस में यह गुंजाइश होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मासिक खर्च 50,000 रुपये है और आपका इमरजेंसी फंड 60 से 70,000 के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट 12% रिटर्न देगा तो अपनी प्लानिंग 8% के हिसाब से कीजिए। यह रूम फॉर एरर आपको तब बचाएगा जब आपकी किस्मत या समय आपके साथ नहीं होगा। 13वां भाग इंसानी मनोवैज्ञानिक के एक ऐसे बड़े सच को सामने लाता है, हम समय के साथ बदल जाते हैं। जब आप 18 साल के होते हैं तो आपके सपने अलग होते हैं, जब आप 30 साल के होते हैं तो आपके सपने अलग होते हैं, और जब आप 60 साल की उम्र में आप बिल्कुल अलग इंसान हो जाते हैं। इसे फाइनेंस की भाषा में द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। लोग अक्सर जमाने में बहुत आक्रामक और रिस्की निवेश योजनाएं बना लेते हैं, यह सोचकर कि वह हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं उनकी सोच बदल जाती है। इसलिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को बहुत ज़्यादा कठोर मत बनाइए। अपने पोर्टफोलियो और प्लान को ऐसा रखिए जो आपकी बदलती उम्र और इच्छाएं के साथ आसानी से ढल सके। 14वां भाग हमें मार्केट की कीमत समझाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। अगर आप स्टॉक मार्केट से लंबी अवधि में 12% या 15% का रिटर्न चाहते हैं तो उसकी एक कीमत है, लेकिन वो कीमत पैसे से नहीं चुकानी होती। वो कीमत है डर, अनिश्चितता, उतार चढ़ाव और पछतावा। जब मार्केट 20% या 30% नीचे गिरता है तो जो मानसिक तनाव आप झेलते हैं वही उस बड़े रिटर्न की फीस है। इसे एक जुर्माना के रूप में मत देखिए कि अरे मेरा नुकसान हो गया, बल्कि इसे एक फीस की तरह मानिए जो आपको भविष्य के बड़े मुनाफे के लिए आज चुकानी पड़ रही है। जो इस फीस को हंसकर चुकाता है वेल्थ उसी की होती है। और अब आखिरी और 16वां भाग निष्कर्ष। लेखक अंत में कहते हैं कि वित्तीय सलाहें कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। जो रणनीति मेरे लिए सही है हो सकता है वो आपके लिए बिल्कुल गलत हो। अंत में पैसे का पूरा मनोवैज्ञानिक सिर्फ 4 बातों पर आकर रुकता है। पहला, अहंकार को दूर रखिए और चुपचाप संपत्ति की बचत कीजिए। दूसरा, मार्केट में टिके रहने के लिए कंपाउंडिंग को समय की फीस दीजिए। तीसरा, रात को सुकून की नींद देने वाले फैसलों को गणितीय फैसलों से ऊपर रखिए। चौथा और सबसे बड़ी बात, पैसे को अपना मालिक मत बनने दीजिए, इसे अपनी आज़ादी खरीदने का जरिया बनाइए। दोस्तों, उम्मीद है कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी का यह संपूर्ण 16 भागों का लेक्चर आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगा। जय हिंद, जय भारत।